तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रिपराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा लोमसपौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगो सौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तका ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तका। ओम। एक और इस नए सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र में हम पढ़ने जा रहे हैं संकल्प वाचन से जुड़ी हुई कुछ बातें और मुहूर्तमान का गणितीय आकलन और कल के पढ़ाई दिवस मासादि का पुनर्स्मरण, सौर दिवस और नक्षत्र दिवस, चांद्र मास और नक्षत्र मास का कुछ सचित्र समझ। उसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे संपात समय से जुड़ी हुई बातें आपको स्पष्ट होंगी। और पुनः 6 मास अधिक मास। और इस विषय के बाद हम पे समय बचेगा तो फिर हम नया विषय है पंचांग की व्याख्या। पंचांग क्या है और उसके अंगों को किस किस तरह से निरूपित किया जाता है, ये नया विषय आज शुरू होगा। तो सबसे पहले संकल्प को डिस्प्ले कर दीजिए, क्योंकि हमने पंचांग तो सुबह देखा ही हुआ है जी। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्दः सप्तनवतिकोटयः एकोनत्रिंशत् लक्षाणि एकोनपञ्चाशत्सहस्राणि चतुर्विंशत्यधिकशततमे सृष्टब्दे नवसप्तत्युत्तर-द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे नलनामधेय संवत्सरे ग्रीष्म ऋतौ मासानां मासोत्तमे शुचिमासान्तर्गते आषाढ़ कृष्ण षष्ठ्यां तिथौ धनिष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक लग्नोदये इंद्रत्रि मुहूर्ते ब्रह्म मनु क्रतु पुलह पुलस्त्यात्रिंगिरो वशिष्ठं मरीचि विश्वामित्र वरद्वाजागस्त्य कपिल कणाद पाणिनि पतंजलि गौतम व्यास जैमिनि शंकराचार्य दयानंद सरस्वती प्रभृतिर्भिर्महर्षिभिः सेविते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते गुजरात प्रदेशैकदेशे सावरकांठा नामकस्य जनपदस्य
रोजड़ नाम्न्यां पुण्यभूमौ अत्र स्थिते वानप्रस्थ साधक आश्रमे महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी महाभागस्य वयं सर्वे अनुयायिनः ज्योतिष पठितुं संकल्पं कुर्महे। सच्चिदानंदेश्वरो अनुगृह्णातु। ओम। ये संकल्प वाचन आपका पूरा हुआ और इससे जुड़ी हुई दो बातें। आवाज़ ठीक आ रही सबको? ठीक आ रही है। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आवाज़ पहुंच नहीं रही है। कुछ बातें संकल्प से जुड़ी हुई जो आज आपको समझनी है। उसमें है कि देखिए, हम अपने आप को संकल्प वाचन में 3 प्रकार की स्थितियों में व्यक्त करते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक है मेरी काल क्रम से प्राप्त स्थिति, वो कल्पकाल से लेकर के और आज तक के इस क्षण में मुझे अपनी प्रस्तुति देनी है। तो ये तो है काल क्रम से प्राप्त स्थिति, मैं आज काल क्रम से कहाँ पर हूँ। और दूसरी है मेरी भौगोलिक क्रम से स्थिति, मैं कहाँ हूँ, पूरे भूमंडल के किस हिस्से के कहाँ, यहाँ गुजरात और तब साबरकांठा, और मैं आज भी वानप्रस्थ साधक आश्रम में बैठा और इस कालक्रम से आज इस क्षण में प्राप्त हुआ। और तीसरी स्थिति है हमारी गोत्र क्रम की स्थिति कि मैं इस गोत्र का। तो इसमें गोत्रोत्पन्ना अहम। अब उससे पहले एक शब्द है, वो है आपको जब आप व्यक्तिगत पूजा कर रहे होते हैं, व्यक्तिगत संकल्प ले रहे होते हैं, यहाँ सामूहिक यज्ञ में आपको यही संकल्प लेना है। यहाँ हमारे गोत्र परवर वगैरह जो कुछ भी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, हम उनके हैं और उनके नाम से हमने अपने आप को जो है घोषित कर दिया है कि मैं दयानंद सरस्वती के अनुयायी के, वो मैंने अपनी जो है गोत्र क्रम की स्थिति स्पष्ट कर दी है। व्यक्तिगत जहाँ पर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको आपके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, जो भी आपको पुरानी से पुरानी पीढ़ी याद है, तो उस पीढ़ी के जो रिश्ता, मतलब मेरे परबाबा नाम मान लीजिए उनका, जैसे मेरे परबाबा जी का नाम है भागवत जी, तो मैं बोलूंगा पूज्य पाद भागवत जी तस्य वंशधरो अहम या वंशधरा अहम। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका सर्वनाम नाम है अहम, वो पूरा हो गया। ठीक है, तो आपको गोत्र क्रम का नाम लेकर के, उनका नाम लेकर के पूज्य पाद स्वर्गीय मेरे कुल पुरुष फलाने जी और उनकी वंशधर, उनका वंशधर में या उनकी वंशधरा में या मैं इस कार्य के लिए, अब जो भी कार्य हो आपका, ईश्वर कृपा चाहते हुए मैं इस अनुष्ठान को करने की संकल्प करता हूं। ये आपको निजी संकल्पों में जोड़ना होगा, थोड़ा अंतर है ये, इसलिए ये बात आपकी समझ में रहनी चाहिए। संकल्प एक हमारी बहुत अच्छी सांस्कृतिक विधा है और बहुत बड़ा ज्ञान होता है इसमें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, और उन्होंने कहा है कि हम जो हैं, हम आर्य लोग एक एक दिन का हिसाब करते करते इस काल गणना को संरक्षित रखे हुए हैं। और ये हमारी सभी यहाँ तक के पौराणिक संस्कृति में भी इसका उल्लेख हुआ है। और
सब लोग संकल्प करते हैं और इस तरह से तो उन्होंने अपने को एक गौरवशाली जो वक्तृत्व है उनका वो ये है कि हमारी जो काल गणना है ये तो हम निष्ठा नैष्ठिक रूप से नित्य प्रति के संकल्प के द्वारा आज तक पहुंचाए हुए हैं। ऐसा उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है। हमको भी संकल्प करना चाहिए और इस संकल्प को केवल संकल्प को साहित्यिक दृष्टि से नहीं अपितु काल गणना की दृष्टि से भी सही होना आवश्यक है। ये काल गणना की दृष्टि से सभी तभी सही होगा जब आप सही पंचांग के अनुसार, और सही पंचांग का अर्थ है जो ऋतुबद्ध पंचांग है, और ऋतुबद्ध पंचांग का है जिसमें संक्रांतियां सही से ली जाएं। ये संक्रांतियां सही से ली जाएं वाला जो बात है इसको आपको ठीक से समझाने का अभी समय आएगा। वहां पर हम आपको स्पष्ट करेंगे कि संक्रांतियों को सही से लेने का क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है इस बात का। और ये बात आपको सिर्फ जाननी नहीं है, केवल संज्ञान में नहीं लेनी है, इसको आपको गणितीय दृष्टि से भी सीखना है। क्या बोला मैंने? हाँ, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं जो संक्रांति बोल रहा हूं या मैं जो संक्रांति बोल रही हूं वो है भी या नहीं। देखिए महानुभाव, एक बहुत बड़ा सत्य ये है कि अगर दूध का गिलास आपको दिया जाए और उसमें मक्खी पड़ी हुई हो तो दो बातें हैं, आप पी भी सकते हैं और नहीं भी पी सकते हैं उस दूध को। आप पी कब सकते हैं? जबकि आपको मक्खी का संज्ञान है नहीं। मान लीजिए किसी ऐसे कमरे में जहां प्रकाश नहीं, अंधेरा है और आप पिए जा रहे हैं दूध को, आपको पता ही नहीं लग रहा है इसमें मक्खी भी पड़ी है। लेकिन वही दूध का गिलास जैसे ही आपको प्रकाश की उपस्थिति में संज्ञान देता है कि तो मक्खी पड़ी है किनारे पे, तो आप उसे नहीं पी सकते हैं। हम गलत पंचांगों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमको उनका संज्ञान नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ये आज आषाढ़ या श्रावण या भाद्रपद जो भी बोल रहा है ये सही है भी या नहीं, हमें नहीं पता है। अब वो हमने धनिष्ठा नक्षत्र बोल दिया, अब हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि धनिष्ठा नक्षत्र है भी या नहीं। इसको जानने का तरीका क्या है? तो आप लोगों को जो इस समय सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है, आपको अपने आप से पूछना है कि धनिष्ठा नक्षत्र है भी, कैसे है ये, इसको जानने का तरीका क्या है। और लग्न मुहूर्त तो ये सब हैं भी या नहीं हैं, ये जानने का आपको तरीका आपने अपने आप को शुद्ध करना है, सत्य करना है। और आप जानते हैं मैं कहा करता हूं, बहुत से लोगों को भी कहता हूं, इधर उधर के लोगों को भी मैं बोलता हूं कि आर्य समाज की कहानी सत्य की कहानी है। जो सत्य है, जो वेद का है, जो सत्य का है वो आर्य समाज का है, जो नहीं है वो हमारा नहीं है। आर्य समाज एक श्रेष्ठ समाज है। श्रेष्ठ ये तभी होगा जब ये श्रेष्ठताओं को धारण भी करेगा। हम खाली बोलने मात्र से आर्य या श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे। मैं कितना भी बोलूं अपने आप को श्रेष्ठ, क्या होता है ऐसा बोलने से? मैं श्रेष्ठ हूं ये सारी विश्लेषण से, एनालिसिस से दिखना भी चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूं, वरना अपने आप को यूं ही श्रेष्ठ कहना तो एक बहुत हल्की सी बात हो जाएगी। लेकिन कोई देखना चाहे तो मेरे गुणों को देख करके, मेरे विश्लेषण को देख करके ये जानना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूं तो मैं कैसे कैसे कहां श्रेष्ठ हूं। इसलिए आपको ये संकल्प विधा में आपको ठीक ठीक जानना भी है। अब हम आपको ला रहे हैं मुहूर्त गणना पर, तो मुहूर्त को डिस्प्ले कर दीजिए। नहीं, डिस्प्ले नहीं, मैं कैलकुलेट करूंगा, आप बता दीजिए। हाँ, कैलकुलेट करना है, ये डिस्प्ले ही नहीं करना है। डिस्प्ले भी करना है लेकिन कैलकुलेट करना है। आप लोगों को ये अच्छे से समझना है। और एक बात की मैंने आज से परिवर्तन कर दिया है आचार्य जी के कहने से, मैं ठीक समझ रहा हूँ उस बात को। आपको जहाँ पर शंका आ रही है, चाहे वो सुबह का सत्र हो और चाहे शाम का सत्र हो,
कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ये अनुभव कर लिया है कि खाली दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं और आपको कुछ बात सता रही, समझ ही नहीं आ रही, तो उस दौड़ का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जहां पर आपको लगता है आप अपनी शंका को रख लीजिए और वहीं पर हमको अपने आप को निशंक कर लेना चाहिए। इसलिए जो मैंने कल आपको कहा था कि आप सुबह में सिर्फ नोट कर लीजिए और शाम को पूछिए, तो ऐसा नहीं है। आपको जब लगता है आप तब पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आइए हम आ रहे हैं मुहूर्त के निर्णय पर। मुहूर्त के बारे में सबसे पहले आपको क्या जानना है? सूर्योदय और सूर्यास्त जानना है। तो अब आप देखिए आज का सूर्योदय पंचांग में क्या है, और आपने जो है फिलहाल अभी का जो सूर्योदय है वो आप उसी जो मैंने आपको करेक्शन टेबल जो संशोधन सारणी नोट करा दी है रोजड़ की, उसी से देखेंगे आप। क्योंकि वो भी ऐसा नहीं कि वो मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या नहीं है। वो एक अलग बात है कि वो बहुत सूक्ष्मतया से स्पष्ट नहीं है, उसमें थोड़ा अनुपातिक अंतर है, पर वो निरर्थक है ऐसा नहीं है। तो आप देखिए दिल्ली के लिए पहले सूर्योदय निकालिए, बहुत अच्छा। ये वहाँ से डिस्प्ले हो रहा है और आपको जितना टाइम की ज़रूरत है, जरा ये ध्यान रखना कि बच्चे ये लोग उतार भी लें और उतनी देर तक उसको स्पष्ट रखिएगा। यहाँ से दिल्ली का सूर्योदय ले लीजिए, ये है। अब ये रोजड़ के लिए थोड़ा सा बोलेंगे भी हम। आपने 5/28 ये दिल्ली का सूर्योदय है, और सूर्योदय कौन सी राशि में हो रहा है? मिथुन में हो रहा है। ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्योदय का करेक्शन आप जब भी करेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त का, तो आपको ये देखना है, क्योंकि सूर्य भी उसी लग्न के हिसाब से चल रहा है ना, उसी लग्न के हिसाब से उसका आरोहण अवरोहण होता है किसी भी पिंड का। उसी को हमने एक चरांतर शब्द बोला है, अभी आप सिर्फ चरांतर को सुन लीजिए, उस पर ज्यादा, बस वो चरांतर उसी की गणित है कि किस ग्रह को किस अक्षांश पे किस हिसाब से कितना टाइम लग रहा है, इसी को चरांतर बोलते हैं। तो सूर्य को पर भी वो चरांतर लागू होता है। कितना है? 22 मिनट है? कितना है? क्या कितना है मिथुन राशि का संशोधन समय? हाँ, अच्छा मिथुन राशि का बोलिए, आप बोलो। आप मिथुन राशि का मिथुन 26 है। चलिए मैंने निकाल लिया सामने। तो ये 26 जोड़ा तो आपका रोजड़ का सूर्योदय आ गया 5:54। आज एक महाराष्ट्र से और सज्जन आए हुए हैं, वो आज ही पहुंचे हैं और उन्होंने बड़े आग्रह से कहा कि मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, लेकिन देखिए अब चूँकि 2 दिन हो चुके हैं और इन 2 दिनों का विषय उनको, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कहा है कि आप मुझे मिलिएगा, कोशिश करेंगे आपको अद्यतन करने की। ठीक है। तो ये अब सूर्योदय और अब सूर्यास्त लिया। दिल्ली का सूर्यास्त है 19:17। अब ये बताइए ये सूर्यास्त कौन सी राशि में हो रहा है? हाँ, धनु राशि में। ये जानना जरूरी है। और जनरली अगर आपको सूर्योदय की जानकारी, सूर्योदय किस राशि में हो रहा है, ये आपको इससे मिलता है। ये सूची मास जो लिखा हुआ है ऊपर, इससे आपको लगता है कि सूची मास तो क्या है? मधु माधव शुक्र सूची, मधु मीन, माधव मेष, शुक्र वृषभ और सूची मिथुन। तो महीने का नाम जो है, ये जो है हमारे जो प्रचलित पंचांग है उनमें कहीं कहीं इन महीनों को अर्क के नाम से भी लिखते हैं। किस नाम से? अर्क। अर्क माने सूर्य। तो वो लोग कैसे लिखते हैं? मेषार्क मास, वृषभार्क मास, मिथुनार्क मास, कर्कार्क मास। तो उससे भी पता लगता है कि ये जो है कर्क में सूर्य। जैसे इस महीने को उन पंचांगों में सूची मास जहां हमने लिखा है वहां लिखा होगा मिथुनार्क मास। वहां क्या लिखा होगा?
मिथुनार्क मास। तो ये मिथुनार्क माने मिथुन राशि का जो है करेक्शन लागू होगा। तो ये आप 19-17 है। करेक्शन कितना है धनु का? अब समय मिथुन राशि प्लस 6 राशि अर्थात धनु राशि है। धनु राशि का करेक्शन समय कितना है? हाँ अच्छा, धनु राशि के करेक्शन 7 मिनट। धनु राशि के करेक्शन 7 मिनट। अब ये 19-7-17 जोड़ के हो जाएगा 19-24। ये यहां भी हो रहा है और आप अपने पास भी करो, क्योंकि अभी आपको इससे फिर दूसरा अभ्यास करना है। आप 3-4 दिन बाद का सूर्योदय सूर्यास्त करना और मुहूर्त निकालना, अपने आप निकालना, अभ्यास करना। अभ्यास नहीं करोगे तो ये नहीं पकड़ में आएगी आगे बातें। अभी सुनते हुए तो आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपको पकड़ में बना रहेगा। अब आपने देखा कि ये, अब यहां पर एक छोटी सी बात है, वो ये है कि इसमें तो आपने जो संशोधन तालिका से समय लिया है ये केवल घंटा और मिनट में आ रहा है, लेकिन जब आप एग्जैक्ट सूर्योदय और सूर्यास्त को कैलकुलेट करेंगे विधि से तो वो सेकंडों में भी आएगा। तो वहां जो अंतर होगा, जैसे यहां आया 13 मिनट 30 सेकंड, 13 घंटा 30 मिनट, वहां आपका सेकंडों में भी आएगा। तो वहां गणित को आपको सेकंड मिनट और घंटे तीनों के हिसाब से सीखना है और वो कठिन नहीं है। अब देखिए, अब ये, हाँ बिल्कुल, ये 13 घंटे 30 मिनट का क्या आया, बोलो क्या आया ये 13 घंटे हैं? हाँ, डे ड्यूरेशन, इसको अंग्रेजी में डे ड्यूरेशन कहते हैं। ये दिन मान आया, दिन का कुल मान आ गया। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये दिनमान आ गया। और मुहूर्त जो होता है वो दिनमान का 15वां या रात्रिमान का 15वां हिस्सा होता है। तो स्वाभाविक बात है कि आपको एक मुहूर्त का मान निकालने के लिए 15 का भाग देना पड़ेगा, तब तो मुहूर्त मान आएगा आपका। ठीक है ना, स्पष्ट है। ये बहुत साधारण गणित का प्रश्न है और यहीं से आपको फिर धीरे आगे आगे चलना है। तो धीरे धीरे गणितीय थोड़ा सा कठिन सा होता चला जाएगा, लेकिन आप क्रम से चलेंगे तो सारी चीजें आपकी पकड़ से बाहर नहीं होंगी। अब देखिए 13 घंटे 30 मिनट में भाग दिया 15 का, 13 में भाग नहीं जाता तो 0 घंटा हुआ। अब 0 घंटा हुआ तो 13 नीचे आ गया। इस 13 को आपको 7 से गुणा करना है। ये 810 क्या करा आपने? तेरह घंटे 30 मिनट को मिनटों में बदला। अच्छा, इन्होंने दूसरे तरीके से कर दिया है। ठीक है, 13 घंटे को और 30 मिनट को भी इन्होंने पूरे 13 घंटे 30 मिनट को मिनटों में बदल दिया है। 13 घंटे के हुए 13 छके 78, 780 और 30 उसमें जोड़ दिया तो 810 कर दिया। ठीक है, अब 810 मिनट में देखिए भाग चला गया है। 15 पंजे 75 और फिर 5 81 में से 5 75 गया तो 6 बचा और उतर के 60 का 0 आया, 60 बना और 15 चौको 60, तो 54 मिनट का एक मुहूर्तमान हुआ। ठीक है, 54 मिनट का एक मुहूर्तमान हुआ। इस भाग की प्रक्रिया में कुछ समझ में ना आया हो तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त होते हैं, दिनमान के 15 मुहूर्त, रात्रिमान के 15।
हाँ, तो 15 हमने मुहूर्त है एक बार जो लोग अजमेर में थे वहाँ हमने व्याख्या दी थी और यदा कदा हम देते भी रहते हैं। मुहूर्त शब्द ज्योतिष की गणना का शब्द है, लेकिन जो लोगों ने मुहूर्त को शुभ और अशुभ मुहूर्त से लिया है वो एक फलित ज्योतिष का अलग प्रकरण है और वो उससे तात्पर्य नहीं है। ये मुहूर्त जो है ये काल का हिस्सा है, काल गणना का हिस्सा है। मुहूर्त, लग्न, प्रहर, ये सब आपको जानने हैं कि कितने घंटे का घड़ी का प्रहर गणित का क्या हिसाब है आपको पता होना चाहिए। मुहूर्त गणित का क्या हिसाब है पता होना चाहिए। लगन का क्या है, और लगन शब्द आप सुन रहे हैं लेकिन अभी आपकी समझ में ये नहीं आया होगा कि लगन से तात्पर्य क्या है। कोई बात नहीं, अब जब लगन की बात करेंगे तब आपको समझाएंगे कि लगन, हम लगन जो कह रहे हैं तो लगन क्या है, ये किस बात को कह रहे हैं हम, लगन कौन सी बात। जी बोलें। ये भाग समझ में आ गया? जी नहीं, माइक लीजिए, माइक जो भी बोल रहे हैं माइक से बोलिए। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। मुझे पहले इनको बोलने दीजिए फिर आप बोलेंगे। सर जी, मैं ये कह रहा था, अभी आपने कहा कि फलित मुहूर्त अलग है और ये काल गणना का मुहूर्त अलग है। मेरा प्रश्न ये है कि जो फलित मुहूर्त है उसमें भी कोई ना कोई काल की गणना तो करते ही होंगे ना, वो बिना काल गणना के मुहूर्त कैसे निकालेंगे? उसकी गणना का हिसाब बिल्कुल अलग है। अगर आप जानकारी चाहेंगे तो वो भी हम देंगे आपको। जी जी, हम वो भी देंगे आपको, क्योंकि जानने में बुराई नहीं है। आप सब लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि मैं स्वयं फलित ज्योतिषी था। मेरा जो गणित ज्योतिष में जो अध्ययन है वैसा ही अध्ययन मेरा फलित ज्योतिष में भी है, और मैं फलित ज्योतिष को सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद आपके पास आया हुआ हूं। तो वो कुछ बातें होंगी वो सब, पर आप जो पूछेंगे वो हम आपको सब स्पष्ट कर देंगे, आपको ये भी स्पष्ट कर देंगे, तब आप भी समझ सकेंगे कि हाँ ये बात कितनी यथार्थ है और कितनी नहीं यथार्थ है। ठीक है, अब आप बोलिए, माइक ले लीजिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि 12 घंटे में 15 मुहूर्त हैं, जी तो कैलकुलेशन से मुहूर्त 48 मिनट का होता है। जी, तो ये सही कैलकुलेशन है? ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। ठीक है, अब आइए, अब देखिए कि मुहूर्त जो हैं वो दिन और रात को मिलाकर के 30 होते हैं। देखिए यही पंचांग का पेज, बेटा इसी को जरा नीचे वाले उसको दिखा दीजिए, जो ऊपर जो नीचे लिखा है श्लोक लिखे हुए हैं जो, इनको दिखा दीजिए। इसमें दूसरा श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जगह जगह से हैं, कोई विष्णु पुराण से है तो कोई ये तो खैर विष्णु पुराण से ही हैं। देखिए, त्रिसन त्रिंसन मुहूर्त कथितम अहोरात्रम तो यानमया। अहोरात्र के, दिन और रात, अहोरात्र है ना, अहोरात्र पूरे दिन रात के 30 मुहूर्त होते हैं। अब ये क्या है कि 15 मुहूर्त आए दिन में और 15 मुहूर्त आए रात में, लेकिन जो 48 मिनट का मुहूर्त होगा, सारे ही मुहूर्त 48 के, ये केवल किस दिन होंगे? विषुव के दिन। जिस दिन दिन और रात बराबर होंगे, उसके लिए दिन और रात का भी बराबर बराबर होना जरूरी है। और वो होंगे, जैसे हमने आपको कल कहा था कि केवल बसंत संपात और शरद संपात के दिन सूर्य ठीक पूरब में उदय होता है, वैसे ही मुहूर्त का मान ठीक 1.5 घड़ी का, वो 2 घड़ी का जो होता है वो केवल बसंत संपात के दिन होता है। ठीक है, उस दिन क्या होता है कि दिन भी 12 घंटे का और रात्रि भी का। नियम ये है कि मुहूर्त दिन मान और रात्रि मान के होते हैं, तो दिन के मुहूर्त को आपको दिन मान के 15वें हिसाब से लेना है और रात्रि के मुहूर्त को रात्रि मान के 15वें के हिसाब से लेना है। जब ये दिन छोटे बड़े होंगे, उदाहरण के लिए आप उत्तरायण का दिन लीजिए, उत्तरायण के दिन सबसे बड़ा होता है, इसका मतलब हुआ कि रात सबसे छोटी होती है। ऐसे ही दक्षिणायन के दिन, अभी देखिए, अभी हम
वो जैसे हमने एक बात आपको नोट कराई, ऐसे ही आपको एक बात और हमसे समझनी है, याद करके कहीं पर नोट कर लीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको प्रत्यक्ष रूप से, अभी ये गणितीय प्रत्यक्ष से देखना भी है कि 21 जून को बड़ा दिन हुआ भी कि नहीं हुआ, और फिर 22 जून को कितना हुआ दिन, 20 जून को कितना हुआ। ये तीनों दिन के जब आपको सूर्योदय सूर्यास्त गणित करना सिखा लिया जाएगा, तब आपको इन तीनों दिनों की गणित करना भी बताया जाएगा, और तब आप अपनी आंखों से देखेंगे कि 20 में दिनमान कितना है, 21 में दिनमान कितना है, और 22 में दिनमान कितना है, तो प्रत्यक्ष हो जाएगी चीज। अब ये जो 30 मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों का आकलन इस तरह से होता है। 54 मिनट का मुहूर्त निकला, ये निकला किस दिन निकला है, 20 जून को। दिन सबसे बड़ा है, ठीक है, 20 जून 21 जून कल दिन सबसे बड़ा हो गया, तो इसलिए ये 54 मिनट है। अब ये अगले दिन 21 का मुहूर्त निकालोगे, 22 का, 23 का, 24 का निकालोगे, तो ये 54 मिनट से घट के आ जाएगा, ठीक है। ये 19 का है या 20 का है? 19 जून के लिए है। 19 जून का, 19 जून का है। हम आज के सूर्योदय सूर्यास्त ले रहे हैं, 19 जून का मुहूर्त। अब 20 को इसमें जो सूर्यास्त में से सूर्योदय का काल माइनस किया है, तो वो 13.70 आना चाहिए, 50-30 आना चाहिए जी। ये 19-24 में से 5.54 घटाया हमने, तो 13.70 आएगा ना। 30 70 नहीं आएगा, वो क्या है, 30 आएगा ना। मैं ये इसलिए- ऐसा है, इसको ये ऐसा है कि जब 24 में से अच्छा, 54 अच्छा। घट नहीं रहा था, तो हमने 1 घंटा लिया वहां से, तो 60 मिनट लिए, 124 नहीं होगा वो इसलिए लिखा है 60 अरे प्लस नहीं, 24 नहीं, 84। नहीं, उसको वो एक लगा रही है, वो जरा बिंदु जो तुमने रखे हैं ना, वो थोड़ा लंबे, वहां से शायद 1 दिख रहा होगा, वो 124 दिख रहा क्या आपको? नहीं नहीं, वो 13.30 आप समझ में आ गया कैसे किया? आ गया। हाँ जी। 24 में से 54 नहीं घटता है, इसलिए उसे घटाने के लिए 24 में से 54 नहीं घटता, तो घटाने के लिए 1 घंटा लेंगे, वो घंटा 19 से आएगा आपके पास। तो 19 से जो घंटा आएगा उसमें 60 मिनट होंगे, उस 60 मिनट में 24 मिनट को जोड़ दोगे तो 84 मिनट हो जाएंगे। उस 84 में से 54 घटाओगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। और अब पल्ली तरफ जो है जहां 19 लिखा है, वहां घंटे कितने रह जाएंगे, वो लिखा है ना, पीली से लिखा, पीले कलर से लिखा 18। अब वहां घंटे रह गए। विद्यार्थियों, समझ में आ रही है बात आपकी? आ रही है आपकी समझ में? बिल्कुल साफ, भूलोगे तो नहीं? बहुत अच्छा। तो ये 18 आया, इस 18 में से 5 घटाया तो 13 आया, ठीक है। आपको मिल गया उत्तर, मिल गया, ठीक है, धन्यवाद। तो बिल्कुल आपको जहां पर शंका आ रही है आप वहीं पर पूछ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आप यहां तक चल चुके हैं, और नहीं तो फिर वो शंकाएं रह जाएंगी। ये सिंपल भाग देने का सवाल है, और ये सवाल हमने शुरू में इसलिए रखा है कि यहां से आपका गणितीय इंटरेस्ट बन जाए। अब धीरे धीरे हम अब गणित में चलेंगे जी। तो ये देखिए, ये आया 54 मिनट, ये हुआ एक मुहूर्तमान। क्या हुआ? ये मुहूर्तमान। और ये मुहूर्तमान कितने का है? दिनमान का है, ठीक है। ये रात्रिमान का नहीं होगा, क्योंकि रात्रि, अगर दिन सबसे बड़ा है तो रात्रि सबसे छोटी होगी। तो रात्रि का आप देखेंगे कि रात्रि का वसंत संपात के दिन 48 होना था, ये 48 दिन नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये 48 से नीचे चला जाएगा, ये इसका रात्रिमान का जो मुहूर्त है। तो अब आप आए आगे गणना पे। सूर्योदय है 5:54, इसमें जोड़ना है 54 मिनट जोड़े तो ये पहला मुहूर्त जो है, पहला मुहूर्त शिव मुहूर्त, वो शिव मुहूर्त का समय हमको मिला, ये जोड़ा तो 54 दूने 108, 108 में से 60 मिनट चले गए, बचे 48, और 5 घंटे में 1 घंटा जुड़ गया, 6:48। आप उसी तरह से देखते जाइए। देखिए 108 होगा बिबू, 118 नहीं, 108 होगा। 54 दूने, ये 54 में से 54 जो है ना, 54 जोड़ना, 54 में 54 जोड़ा तो 54 और 54 108, 108 माने 60 मिनट का घंटा बच जाएगा, बचेंगे 48 मिनट।
वो 48 मिनट आपने रख लिए और जो बचा घंटा है वो आगे 5 में जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है जी, हाँ ठीक है, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, आपको हम समय देंगे, अवश्य समय देंगे, आप चिंता ना करें। 2 लोग हैं जो हमसे समय अलग मांग रहे हैं, हम उनको समय देंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, आपको बिल्कुल पूरी व्यवस्था से सब आएगा। तो 6:48, अब 6:48 से पहला मुहूर्त है, वहां पर नाम भी लिख दो मुहूर्त का। इस मुहूर्त का नाम है शिव जी। ये प्रथम मुहूर्त की समाप्ति का काल है। ये प्रथम मुहूर्त की समाप्ति का आ गया भाई। 54 मिनट उसका मान है ना, तो 54 मिनट मान पूरा कर लिया तो वो पूरा समाप्ति का समय हो गया। 6:48 पर आप आजकल अगर आप सुबह 6:48 तक का अगर आप यज्ञ करते हैं तो आपको शिव मुहूर्ते बोलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रोजेक्ट का हिसाब बहुत कामयाब है ये। मुहूर्त वाला कौन सा टेस्ट करें? मुहूर्त वाला 5 पे पीछे पीछे स्टेप करके, एक स्टेप करके। नहीं, पीछे ही था ना 96। आप भी जोड़ते जाइए अपने पास। जोड़ रहे हैं? हैं? ठीक है। सर्प मित्र, आप जोड़ते जाइए और ये देखिए कि हमने 3:15 पर संकल्प लिया और इंद्रात्री मुहूर्त बोला, तो वो चीज आपको देखनी है। करते जाइए भी। 8वें मुहूर्त तक तो करना ही है, क्योंकि 8वें मुहूर्त पर फिर मेरे को कुछ बोलना है। ये नाम किस लिए रखे हुए शिव सर्प मित्र मुहूर्त के, इनका क्या प्रयोग है? अच्छा, माइक लेकर के ये मुहूर्त के नाम आपने जो रखे सबको वो बार बार बोलेंगे, क्या मतलब है? सबको सुनाई देगा। आपने प्रथम मुहूर्त का नाम रखा शिव, फिर किसी का सर्प है, किसी का मित्र है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? नहीं, इसके पीछे ये मुहूर्त वैसे ज्योतिष ग्रंथों में व्यवस्था से दिए हुए हैं और इनके नाम ऐसे ही दिए हुए हैं। इन नामों के पीछे क्या सिद्धांत है, किस तरह से ये नाम दिए गए हैं, जैसे मनवंतरों के नाम हैं, कल्पों के नाम हैं, ये सब नाम हैं, लेकिन इनके पीछे क्या क्या सिद्धांत हैं, क्यों दिए गए हैं, इसकी कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो फलित वाले लोग हैं वो इन नामों के उन्होंने अर्थ बनाए हुए हैं। जैसे सर्प मुहूर्त है तो सर्प मुहूर्त अच्छा मुहूर्त नहीं है, ये उन्होंने इस तरह से बना रखे हैं। राक्षस मुहूर्त है, सर्प मुहूर्त है, जो अशुभ से जुड़े हुए हैं उनको अशुभ ले लिया, जो शुभ से मित्र मुहूर्त है, जब मित्र मुहूर्त में आप कहीं जाएंगे तो वो मुहूर्त आपकी मदद करेगा, ऐसा मानना उनका कि वो मित्र मुहूर्त में सहायक होगा। ये है इस तरह से फलितों की बातें। ठीक है, ये सीधे भी निकाल सकते हैं, एक एक ना करके। हाँ, सीधे भी निकाल सकते हैं। देखिए, सीधे हमारे को 54 को आपको 8वां मुहूर्त निकालना वो बताएंगे हम। असल में एक एक स्टेट से ना, अब हम शुरू में ये बता देंगे तो फिर पूरी बात पकड़ नहीं पाएंगे। अभी हम आपको अभिजीत निकालना बताएंगे, तो उस अभिजीत में निकालने में क्या है, अभिजीत 8वां मुहूर्त होता है, अभिजीत 8वां मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त की बहुत महत्ता है। और
अभिजित मुहूर्त का और आपके निशीत मुहूर्त का और अष्टमी तिथि का इनका बहुत महत्व है। और जो जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें भी इनको बहुत महत्व से लिया गया है। तो उसके लिए अब आपको जैसे अभिजित मुहूर्त निकालना है किसी दिन का कोई काम, तो अभिजित मुहूर्त में जो है वो ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। तो आप 7 को 54 से गुणा कर लीजिए। 7 मुहूर्त के बाद 8वां मुहूर्त होता है अभिजित का, तो 7 को 54 से गुणा कर लीजिए, उसके घंटा मिनट बना लीजिए, उसको सूर्योदय में जोड़ लीजिए, तो अभिजित मुहूर्त की शुभारंभ हो जाएगा। ये हमने शुरू में इस बात को बता देते तो हमारा ये क्रम छूट जाता ना। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आपको क्रमागत रूप से बातें दी जाएं। रात्रिमान भी सीधा निकाल सकते हैं? हाँ, रात्रिमान सूर्यास्त से सूर्योदय का करके निकाल हाँ, सकते हैं। बिल्कुल आप सीधे जो निकाल सकते हैं। रात्रिमान के में भी 15 का भाग देकर रात्रिमान निकालने को एक और भी तरीका है। ये दिनमान को 24 में से घटा दीजिए, रात्रिमान आ जाएगा। 24 में से सीधे सीधे दिनमान को घटा दीजिए, ये 13 घंटे 30 आया है, तो आज जो रात्रिमान है वो आपका 10 घंटे और 30 मिनट होगा। ये सब चीज़ें अभ्यास से तो कुछ नहीं रह जाती हैं, ये बहुत। हाँ, आगे जैसे जो गणनाएं कुछ ऐसी आ रही हैं वो थोड़ा सा है। अच्छा, इसमें एक है कि जैसे दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, लेकिन दिन रात में 24 घंटे होते हैं, तो दिन रात छोटे बड़े होते हैं, तो हम ये नहीं करते कि घंटे का काल बढ़ा देते हैं। घंटे हम उतने का काल 60 मिनट का ही रखते हैं। घंटे 24 ही रहेंगे। हाँ, घंटे 24 रहते हैं, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं करते हैं? यहाँ मुहूर्त का काल हम 48 से घटा या बढ़ा क्यों लेते हैं? क्यों नहीं हम दिन के काल में अधिक मुहूर्त मान लें, रात को मतलब कम घंटे की तरह से यहाँ क्यों नहीं कर लेते हैं? उसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप जो है 96, 48 दूनी 96, 2 मुहूर्तों का योग, रात और दिन के 2 मुहूर्तों का योग 96 मिनट माना गया है। माना क्या, गणित से आता है 96 मिनट। आप ये 54 मिनट आपका दिन का मुहूर्त का मान आया, आप 96 में से 54 घटा दीजिए और रात्रि के मुहूर्त का टाइम आ जाएगा। नहीं वो दूसरा सवाल। उनका कुछ और सवाल है तो बताओ क्या। हाँ, ये बात तो ठीक है, जो आपने बताई वो ठीक है। आपकी बात भी ठीक है। ऐसा कभी एक्चुअली क्या है कि जब हमें मुहूर्त फलित में जब निकालना होता है ना कि मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है, तो उसे निकालने के लिए दिन के 30 मुहूर्त हैं, तो दिन के 30 ही मुहूर्त है, जिसमें से 15 दिनमान के हैं, 15 रात्रिमान के हैं, तो अब मुहूर्त 15 ही रहने हैं। अगर आप मुहूर्त मान 48 मिनट फिक्स कर देंगे, तो जैसे ये 13 घंटे का दिन है, तो इसमें मुहूर्त 15 से ज़्यादा आ जाएंगे, 16 मुहूर्त भी आ जाएगा, किसी किसी में 17 मुहूर्त भी आ सकते हैं। तो दिन और रात के मुहूर्तों की संख्या को 15-15 बनाए रखेंगे तो मुहूर्तमान चेंज होगा, और अगर मुहूर्तमान को एक समान रखेंगे तो एक दिन में या दिनमान में मुहूर्तों की संख्या में चेंज आएगा फिर। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, पर इसमें तो दिनमान में, दिवसमान में 30 कहा था। दिवस में अहोरात्र में 30। हाँ, अहोरात्र में 30 हुए, लेकिन दिन में 15 ही होंगे ऐसा निर्धारित हाँ, है? ऐसा भी नहीं, ऐसा नियम है ना। तो तभी दिन के ऐसा 15 क्यों होंगे। है ये? क्योंकि घंटे में तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है, हम 13 घंटे का दिन मान सकते हैं। उधर जो 10:30 मुहूर्त है ना, घंटे। मुहूर्त घंटे की तरह से काल की इकाई नहीं है, काल खंड का नाम है। दिन के 15वें भाग का, जैसे प्रहर है तो दिन के चौथे भाग का ऐसे कुछ है, वो भी प्रहर का 8 इस पहर तरह होते 8 पहर हैं, होते 4 हैं। दिन मान के होते हैं और 4 रात्रि मान के होते प्रहर का भी काल ऐसे ही हैं। बदलता ऐसा है। ही का भी निकलता ऐसे है, ही। उसका विधि ये है, यही विधि है। प्रहर और ये मुहूर्त। और किसका ऐसा करते हैं? क्योंकि काल की गणना में तो एक निश्चित मान होता है उनका, देखिए क्योंकि दो चीजें हैं, एक है काल खंड यानी ड्यूरेशन के जो टाइम है उसका नाम, और एक है किसी स्पेसिफिक टाइम का नाम। जैसे घंटा है तो वो स्पेसिफिक टाइम है कि 11 बजे है मतलब 11 ही बजे, वो 11 कभी आगे पीछे नहीं हो सकते। लेकिन जो हमारे प्रहर हैं या जो मुहूर्त हैं, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो कितना ड्यूरेशन है? एक मुहूर्त का मतलब हुआ दिनमान का 15वां हिस्सा। तो वो घंटों मिनट में अगर हम नापेंगे तो वो कम ज़्यादा भी होंगे। अच्छा, अगर हम घंटों मिनट में ना नापें तो दिन में तो हमेशा 15 मुहूर्त ही हैं। मतलब ये डिफरेंस आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसको घंटे मिनट में नाप रहे हैं, दिन में 24 घंटे फिक्स हैं। अगर आप घंटे मिनट में ना नापें तो दिन में तो 15 मुहूर्त फिक्स हैं, 15 ही मुहूर्त होंगे।
उनकी लंबाई घटती बढ़ती रहेगी। नहीं, वो बात ठीक है, बस इतना ही था कि 15 निश्चित क्यों किए हुए हैं कि 15 ही होते हैं उसमें, हाँ 15 ही होते हैं। अब उसका कोई आधार ये तो है? सिद्धांत शास्त्रियों कोई का गणितीय नक्षत्रों का और इसके कारण से कुछ है? नहीं नहीं, उसके कारण नहीं, से ऐसा। इसका नक्षत्रों से इसका कोई संबंध नहीं है। ये दिनमान का और रात्रिमान का, प्रहर का, और ये सब दिन की गणनाएं हैं। और लगन का तो क्रांति वृत्त का हिसाब एक अलग हिसाब है, बट ये सब अलग अलग प्रकोष्ठ हैं। ये समय काल मानों के अलग अलग खंड हैं। ये इनको आपको इसी तरह से लेना होगा। जी बोले, माइक लीजिए, माइक दीजिए, पीछे बोल रहे हैं हम। पहुंचा माइक? ओ दिन में 24 घंटे होते हैं ऐसा लगता नहीं है। सूर्योदय से सूर्योदय तक कई जगह 24 घंटे 1 मिनट भी होता है, कभी 1 मिनट कम भी होता है, क्योंकि सूर्योदय का समय बदल रहा है। तो ये 24 घंटे कहाँ से ये कैसे जो मानेंगे? 1 मिनट का अंतर है आज जो आपको दिख रहा है ना सूर्योदय सूर्यास्त में घटाने में, वो इसलिए है क्योंकि हमने सूर्योदय सूर्यास्त लिखते समय अवशिष्ट सेकंडों को छोड़ दिया है और निकटतम मिनट में लिया है। जैसे सूर्योदय 5 बजकर, जैसे यहाँ पर अगर था हमारा 5 बजकर के, जैसे मैंने आज रोज तो फिर आपके अनुसार वो सेकंड में अंतर होगा, मिनट में अंतर नहीं होगा। जैसे हम सेकंडों में अगर लेंगे ना तो फिर वो 24 घंटे के आ जाएंगे। हमने चूंकि मिनट में ले रखा है इसलिए वो कहीं आपको 24 घंटा 1 मिनट नहीं, वो अंतर 1 मिनट की जगह फिर 1 सेकंड 2 सेकंड में आएगा। हाँ, फिर वो सेकंडों में वो आएगा। अंतर तो सेकंडों में आएगा आएगा। जी हाँ, अगर सेकंडों के दशमलव सेकंड्स में लेंगे तो वो अंतर दशमलवों के छठे या मतलब दूसरे या तीसरे अंक में आएगा कहीं जाकर तो के। पूर्ण रूप से 24 घंटे तो नहीं होता, कुछ सेकंड का अंतर तो रहेगा। दिनों लेकिन तो व्यवहार काल में 24 24 घंटे का ही है। जी हाँ जी। और कुछ? तो अब ये जो 8वां मुहूर्त है, ये आपका अभिजित मुहूर्त आया। और जैसे जैसे आपको वो है, एक परंपरा है कि रामनवमी जो है अभिजित मुहूर्त में मनाई जाती है। रामनवमी का यज्ञ जो है वो अभिजित मुहूर्त में होता है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यज्ञ निशीत मुहूर्त में होता है। तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म निशीथ मुहूर्त में हुआ था और भगवान श्री राम का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ था। तो उनके जन्मों को मनाने के लिए ये विशेष पद्धति है। तो वहाँ भी आपको जो है अभिजित निकालना होगा और निशीथ मुहूर्त निकालना होगा। बहरहाल ये आपको मुहूर्तों की जानकारी पूरी हुई। 15 मुहूर्त दिन के होते हैं, 15 मुहूर्त रात्रि के होते हैं। त्रिंसन मुहूर्तम कथितम अहोरात्रम तु यन्मया तानि पंचदश ब्रह्मन् पक्ष इति अविधीयते। तानि पंचदश, और उन दिनों को 15 दिनों को लेकर के 5-10 दिनों को लेकर के ब्रह्मन् पक्ष इति अविधीयते, एक पक्ष कहा जाता है, पक्ष होता है। और फिर आगे लिखा है मासः पक्षः द्वयो नोक्तो, इन 2 पक्षों को लेकर के एक मास बनता है। और ये 2 मास जो हैं चार्कजा ऋतु, ये अर्क से उत्पन्न हुई ऋतुओं के हिस्से हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सुंदर शब्द, देखिए शैली देखिए आप, कितनी अच्छी शैली है। ये श्लोक विष्णु पुराण का है। और मैं आपको बता दूं कि आप जो है 2 पुराण मुझे ऐसे दिखे हैं जिनमें गणित की, ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी है और बड़ी स्पष्ट जानकारी है, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। तो चार्कजा ऋतु, चार्कजा अर्कजा, जैसे कमल को पंकज भी बोलते हैं ना, पंकज का क्या अर्थ हुआ? कीचड़ में पैदा हुआ। तो अर्कज का क्या मतलब हुआ? अर्क से पैदा हुआ। तो ये जो ऋतु है ये अर्कजा ऋतु, ऋतुएं किससे पैदा हुई हैं? अर्क से पैदा, सूर्य से। ये बड़ा अच्छा हुआ है। और देखिए जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु को कपोल कल्पित ग्रंथ कहा है, और ये इन लोगों के बहुत बड़े महत्वपूर्ण, उसी का प्रमाण देते हैं। धर्म सिंधु में ये लिखा है, निर्णय सिंधु में ये लिखा है, और महर्षि जी ने उसको जो है कपोल कल्पित ग्रंथ कहा है।
तो उसमें क्या है कि उसमें जो सबसे बड़ा जो सिद्धांतिक भ्रामकता है वो ये है कि जो ये कहते हैं कि ऋतुएं सूर्य की होती हैं पर चंद्रमा की भी होती हैं। तो उनके लिए अगर जो चैत्र चंद्र है तो वो चैत्र चंद्र ऋतु का महीना है वो, जबकि स्पष्ट है कि ऋतुओं का चंद्रमा से कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये महर्षि की मान्यता है और स्पष्ट भी है, सिद्धांतता भी यही है कि ऋतुएं जो है, तो यहां भी देखिए, यहां भी ये विष्णु पुराण क्या कह रहा है कि ऋतुएं अर्कज हैं। ऋतुएं कैसी हैं? हाँ, अर्क से अर्क की हैं। देखिए, अगर चंद्रमा बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए आप इस कल्पना पे आइए आप और अच्छे तरह से सोचिए आप। मान लीजिए चंद्रमा होता ही नहीं है, हटा दीजिए चंद्रमा को, तो पता क्या अंतर हो जाएगा? ऋतुएं तब भी होंगी, क्योंकि ऋतुएं जो हैं सौर मार्ग पर, जो क्रांति वृत्तीय मार्ग पर सूर्य के भ्रमण से निर्धारित होती हैं। उसके लिए केवल सूर्य और पृथ्वी का होना जरूरी है। चंद्रमा ऋतुओं के पक्ष में कहीं नहीं आता है। तो अगर चंद्रमा नहीं भी होगा तो जो है क्या नहीं होंगे? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं होंगे। दिन और रात तब भी होंगे जब पृथ्वी परोक्ष में चली जाएगी। दर्शना दर्शनम रवे, इसी में एक जगह कहा है कि जो है सूर्य की उपस्थिति में दिन होता है और अनुपस्थिति में रात होती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के परोक्ष में होगी तो रात्रि होगी, सामने होगी तो दिन होगा। लेकिन चंद्रमा नहीं होगा तो केवल 3 चीजें नहीं होंगी। आज आपको हम ये, हालांकि वहां जहां हमने ये लाना था, कहना था, उससे पहले ही कह रहे हैं, लेकिन ये बात ऐसी है कि इसको आप कहीं पर भी समझेंगे तो सही ही समझेंगे। चंद्रमा अगर नहीं होगा तो केवल 3 चीजें नहीं होंगी। पहले तो आपका जो है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं होगा, और दूसरा आपका राहु और केतु नहीं होंगे, और तीसरा आपके ग्रहण नहीं होंगे, क्योंकि ग्रहणों के लिए राहु और केतु को होना जरूरी है। और राहु केतु चंद्रमा की उपस्थिति के कारण बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा, जरा वो थोड़ा सा देर के लिए आ जाएंगे क्या उस पे, विमंडल पे? ये बहुत अच्छा है, समझने का विषय है ये। थोड़ा विमंडल का कहीं पर ले आओ। जहां पे चंद्रमा ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी की का परिक्रमा करता है, और इस परिक्रमा पथ को कहते हैं, इस परिक्रमा पथ को, चंद्रमा के परिक्रमा पथ को क्या कहते हैं? विमंडल। ये ध्यान रखना। तो विमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी तो क्रांति वृत्त में है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी की यूं परिक्रमा करते हुए जहां पर क्रांति वृत्त से ऊपर की ओर होता है, उस बिंदु को राहु कहते हैं। क्या कहते हैं उस बिंदु को? राहु। और घूमते गया चंद्रमा और फिर नीचे आया तो फिर ठीक 180 अंश पे दूसरी तरफ को वो बिंदु केतु होगा। इसी को ड्रैगन्स हेड एंड ड्रैगन्स टेल कहा है। हेड ऊपर की तरफ और टेल नीचे की तरफ, ठीक है? तो अब ये अगर नहीं होगा तो चंद्रमा होगा ही नहीं, तो अब राहु केतु होंगे ही नहीं, और राहु केतु की निकटता से जो है ये ग्रहणों का संबंध है, तो ग्रहण नहीं होंगे। लेकिन ऋतुएं नहीं होंगी ऐसा नहीं है। दिन रात भी होंगे, हैं? दिन रात भी होंगे, केवल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं होगा। अब जो उन्होंने कहा है कि चंद्रमा की भी ऋतुएं होती हैं, और वो इसीलिए तो वो कहते हैं कि कोई बात ऋतुओं पर ऐसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारी सूर्य की ऋतुएं नहीं हो रही तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं, चंद्रमा की ऋतुएं तो हो रही हैं, ये इस आधार पर। तो ये बात जो है वो सिद्धांत से हट कर है, ठीक है? अच्छा, अभी हमने इसमें 15 मुहूर्त निकाले,
तो जो हमारा लास्ट में आया, जो 15वें मुहूर्त का अंत का समय आया, वो आया 19:24, जो कि सूर्यास्त का ही समय है। ये था ना, सूर्यास्त कितना था हमारा, 19:24 था ना। तो जब मुहूर्त निकालेंगे तो 15वें मुहूर्त का अंत समय जो आएगा वो 19:24 यानी सूर्यास्त का समय ही आ जाएगा। वो तो इसका साधारण मतलब कि सी हमारा बात है, हमने सही है। 15 का भाग दे करके ही निकाला था, तो 15 खंडों में वो संख्या पूरी हो तो जाएगी। तो स्वाभाविक बात है, वो 15 खंडों में दिनमान पूरा हो जाएगा और फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बातें ये स्पष्ट हुई। आगे लिखा है, देखिए इसी श्लोक में, ऋतुत्रयम चाप्ययनम द्वे अयने वर्ष संगीते। ऋतुत्रयम चाप्ययनम, 3 ऋतुओं का अयन होता है। 3 ऋतुओं का क्या होता है? अयन होता है। और द्वे अयने वर्ष संगीते, और 2 अयनों का वर्ष होता है। वर्ष में 2 अयन होते हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, 2 वर्षित होते हैं। वर्ष में 2 अयन हुए। तो ये इस श्लोक में मासः पक्ष द्वये नोक्तो दौ मासो चार्कजा वृतु ऋतुत्रयम चाप्ययनम द्वे अयने वर्ष संगीते। ये 2 अयन फिर वर्ष, उसकी वर्ष संज्ञा बन जाती है। फिर लिखा है, देखिए आगे एक है, इसको भी पढ़ देते हैं आपके लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। शरद वसंतयोर मध्य, आप भी पढ़िए, वहां पंचांग में है, ये उसी पृष्ठ में है, ये पंचांग का वही पृष्ठ, 59 पृष्ठ है ये। आपके पास, सबके पास पंचांग है, लेकिन आप यहां पर पढ़ लीजिए, शरद वसंतयोर मध्य, अर्थात शरद ऋतु के और वसंत ऋतु के मध्य में। शरद वसंतयोर मध्य तद भानु प्रतिपद्यते। उस दिन जो भानु की जो स्थिति है वो कैसी होती है? मेषादौच तुलादौच मैत्रेय विषुव स्थिता। उस दिन या तो मेषादि होगा, मेषादौ, या तुलादि होगा, या तो सूर्य तुला में संक्रमण करेगा या मेष में संक्रमण करेगा। बहुत अच्छा दिया है, मेषादौच तुलादौच मैत्रेय। मैत्रेय कहते हैं सूर्य के लिए। मैत्रेय किसको कहते हैं? मैत्रेय विषुव स्थितः। मैत्रेय उस दिन विषुव में होगा, संपात में होगा। ठीक है जी, आ रही समझ में? बहुत अच्छा। तो शरद वसंतयोर मध्य, शरद और वसंत ऋतु के मध्य में। अब मैंने कल क्या कहा था आपको कि शरद ऋतु, शरद, वो बसंत जो संपात है, संपात माने मेषादो, मेषादो माने बसंत संपात, मेषादो 0 डिग्री, ये बसंत संपात। और तुलादो, तुला 6 की राशि पूरा होने के बाद 6 गुना गए 30 बराबर 180, 180 अंश पे सूर्य होगा, तो तुलादो, तुला के आदि में होगा। तुलादो का अर्थ हुआ तुला राशि के शुरू में होगा। तो सूर्य या तो मेषादि में होगा या तुलादि में होगा, और मैत्रेय उस दिन विषुव में स्थित होगा। और जब विषुव में स्थिति होगा, अब ध्यान दो इस पर, तो वो कहां होगा? शुरू वाला पढ़ो, या तो शरद ऋतु के बीच में होगा या वसंत ऋतु के बीच में होगा। तो बसंत जो संपात हैं ये ऋतु के मध्य में होता है। फिर अब वही बात आ गई जो हमने आपको बहुत पहले दिन क्लियर की थी। जो संपात बिंदु है ये ऋतु का मध्य बिंदु होता है। और जो अयन होते हैं, फिर आगे लिखा है, देखो क्या लिखा है नीचे, तदा तुल्यम अहोरात्रम करोति तिमिरापः। तदा माने उस दिन, तुल्यम अहोरात्रम, उस दिन जो तिमिरापः, तिमिरापः कहते हैं सूर्य के लिए। जो सूर्य जो अंधकार का नाश करता है, वो सूर्य क्या करता है? अहोरात्रम करोति। और कैसा करोति? तुल्यम करोति। ठीक है जी। उस दिन सूर्य जो है अहोरात्रम करोति तुल्यम, अहोरात्रि तुल्य करोति। तुल्य माने हाँ, तुला से तुल्य बना है, ये तुल्य कर देता, बराबर कर देता है। अहोरात्रम तुल्यम करोति तिमिरापः 10 पंच मुहूर्त वे तदे तद्वयम स्मृतम। इस प्रकार से ये 15 मुहूर्तों की पूरी बात विस्तार से उन्होंने समझाई। तो ठीक है, ये विष्णु पुराण का है, दूसरे अध्याय का 8वें स्कंद का जो है 67 से लेके 70 तक का जो श्लोक हैं ये। और ऊपर भी ऐसे ही हैं, देखिए एक और आया है, एक मूर्त एक और दे दीजिए जरा, उसको भी पढ़ दें। कर्कटाव स्थिते भानुर,
देखिए यहां क्या लिखा है, सबसे ऊपर वाली दूसरी लाइन, कर्कटावस्थिते भानोर, कर्कटा कर्कट में, कर्क राशि में, स्थिति की होते हुए, भानोर भानु की, दक्षिणायनम उच्यते। अब देखिए आज आप मिथुन के 28 अंश पे हैं, कल 29 और 30 और परसों कर्क में से चले जाएंगे, और परसों कर्क में जा रहे हैं, और परसों ही क्या हो रहा है, तो कर्क में जाने पर दक्षिणायनम उच्यते, दक्षिणायनम उच्यते। भानु की कर्क राशि में जो स्थिति होती है ये दक्षिणायन कही जाती है। और फिर आगे लिखा है, देखिए वो भी सुन लीजिए, उत्तरायणम अपि उक्तम, ऐसे ही उत्तरायण भी कहा जाता है, उत्तरायणम अपि उक्तम, उत्तरायणम अपि उक्तम, ये उत्तरायण कहा जाता है। ऐसे ही कैसे कहा जाता है, मकरस्थे दिवाकरे, दिवाकर के, सूर्य के मकर राशि में जाने पर ऐसे ही उत्तरायण भी होता है। ठीक है, आप लोग जो है ऐसे ऐसे श्लोकों को आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें जो हैं अरे धीरे धीरे हो ही जाएंगी। इनमें जो है ना, एक बार अर्थ को साफ ठीक से मिला करके पढ़ लीजिए। तो यहां ऊपर भी लिखा है, शरद वसंतयोर मध्य विशुभम तु विभाव्यते। अब यहां विशुभ को व्याख्या दी है, देखिए क्या लिखा है कि शरद वसंतयोर मध्य, शरद और वसंत के बीच में विशुभ होता है, शरद और वसंत के बीच में विशुभ होता है। विशुभम तु विभाव्यते, तुला मेष गते भानो सम रात्रि दिनम तु तत्। तो उस दिन सूर्य जैसे तुला और मेष में जा करके सम रात्रि दिनम तु तत्, दिन और रात को बराबर कर देता है। इसके साथ ही ये आपका ठीक है बेटा, हो गया ये पूरा। एक निशीथ मुहूर्त कौन सा है? निशीथ मुहूर्त इसमें लिखा नहीं है जी। आप निशीथ, एक अभिजीत मुहूर्त बताया था, निशीथ नहीं बताया अभी है ना, इसमें नहीं, नाम नहीं आया है। ये मुहूर्त जो लिखे हुए हैं पत्रक में, उसमें निशीथ मुहूर्त नाम नहीं लिखा है। नहीं आया है, निशीथ मुहूर्त आया होगा, चलिए देखते हैं। नहीं आया होगा तो हमारी गलती होगी वो। नहीं नहीं, निशीथ मुहूर्त का नाम ब्रह्म है, निशीथ मुहूर्त जो है वो मध्यरात्रि, यहाँ ब्रह्म नाम से दिया है उसको, एक ब्रह्म नाम भी बोलते हैं उसको। निशीथ मुहूर्त जो है मध्यरात्रि का मुहूर्त है, उसका जो है ब्रह्म नाम भी है। हाँ ठीक है, अगले साल के पंचांग में हम यहाँ पर निशीथ भी लिख देंगे। ठीक है, ये सही बात है। जैसे दिन का 8वां जो मुहूर्त है वो दोपहर है, वैसे ही रात्रि का अंतिम मुहूर्त जो है वो 8वां मुहूर्त निशीथ है, उस मुहूर्त का नाम ब्रह्म मुहूर्त है, ऐसा है। चलिए, इसके साथ ही ये बात पूरी हुई। प्रश्न है, और अब हम अगली बात जी स्पष्टीकरण चाहिए। पिछली बात जो चल रही थी राहु और केतु, हाँ। तो अभी मुझे ये समझ आया कि राहु और केतु है चंद्रमा की विशेष स्थिति का नाम है, उस नाम का कोई जो ग्रह भी हैं वो स्थिति के नाम है, ना कि कोई ग्रह प्लैनेट होता नहीं, है। राहु और केतु कोई भौतिक पिंड नहीं है। एक हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए आप बोलिए या मैं बोलूं? देखिए मैंने ये क्या खींची, हाथ हटा दिया, इस रेखा को बताओ कहां है ये? ठीक है मैंने रेखा खींची ना, लेकिन अब उस रेखा को बताओ कहां है, तो नहीं है ना। तो ऐसे ही एक क्रिया है, राहु और केतु एक क्रिया विशिष्ट, एक गतिविधि है, पर वो गतिविधि कैसे है? हवाई है। चंद्रमा परिभ्रमण कर रहा है और ये वो पृथ्वी के परिभ्रमण कर रहा है। पृथ्वी के परिभ्रमण करते करते ये क्रांति वृत्त पे पृथ्वी है। पृथ्वी तो क्रांति वृत्त पे ही रहेगी ना, पृथ्वी जब भी रहेगी क्रांति वृत्त पे रहेगी। तो ये पृथ्वी क्रांति वृत्त पे है। उस पृथ्वी के चलते चलते जैसे पृथ्वी चलती जा रही है वैसे ये चंद्रमा भी चलता जा रहा है। चंद्रमा जब जब क्रांति वृत्त के वो क्रॉसिंग लाइन जो बनेगी उससे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, भाई चंद्रमा ऐसे जा रहा होगा ना। अभी देखिए ये यहां पर देखिए आप, ये राहु बन गया, ये यहां पर केतु बन गया। अब ये बिंदु बन तो रहे हैं, ये रेखा खींच तो रही है, पर कहां खींच रही है ये? हैं? क्रांति वृत्त में है, मतलब अंतरिक्ष में है, हवाई में है ये। तो ये जो है गणितीय बिंदु तो हैं, पर इनकी भौतिक स्थिति नहीं है।
जैसे ये मैंने रेखा खींची, ये रेखा तो है लेकिन इसकी भौतिक स्थिति नहीं है। इसी तरह से राहु और केतु जो हैं वो कोई पिंड नहीं है। जैसे सूर्य है पिंड जिसमें भौतिक आयाम होते हैं, उसमें राहु और केतु में भौतिक आयाम नहीं है। उसमें न वजन है न उसमें पंचभूत हैं, वो तो एक एक्शन है, समझ में आया। लेकिन उसका गणितीय महत्व है। वो कैसे महत्व है, जब आगे ग्रहणों की बात करेंगे तो वहां पर ये बात स्पष्ट हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा। ये अच्छा हो जाना, बहुत लोगों को ये बात वो आती है, वो सोचते हैं कि जो है राहु केतु भी जैसे कोई पिंड है, कोई भार है उनमें। पिंड माने जिसमें भार हो, है वो उसमें कोई वो नहीं है, वो एक एक्शन विशेष है। वो ठीक ऐसे ही है जैसे हम पानी में रेखा खींचें या अंतरिक्ष में रेखा खींचें तो उस रेखा का कोई अस्तित्व नहीं है, हालांकि वो रेखा है, हालांकि वो बस ठीक है। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी, इसमें अभी जो हम रात्रि के मुहूर्त देख रहे थे, तो रात का मध्य रात्रि का जो मुहूर्त हुआ वो निशीथ मुहूर्त है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त यहाँ पर कहा जा रहा है। तो नहीं, जो हमारे ब्रह्म उसके देवता हैं, अच्छा नहीं, मुहूर्त का नाम ही उसका नाम है ब्रह्म। वो अलग है, वो जो दूसरा ब्रह्म मुहूर्त है वो अलग है। हाँ वही प्रश्न था कि वो ब्राह्म वो मुहूर्त काल की- के फिर अलग विभाजन है, प्रातः काल, अरुणोदय काल, ब्रह्म काल, वो हम दूसरे दिन पढ़ाएंगे आपको, वो भी बताएंगे लेकिन वो अलग से बताएंगे। तो ये जो है ये आपका यहाँ का वो हो गया। अब आपको एक जो कल हमने समझाया था, बेटा वो मासों पे आ जाओ। कल हमने आपको मासादि पढ़ाए थे और उसमें हमने आपको समझाया था, ये जो जब सबक यहाँ तक पढ़ा है इसमें तो सबको समझ आ गया है ना, इसमें कोई किसी के बात में आपको तो नहीं कुछ पूछना। आचार्य आपने सूर्योदय बताया था मिथुन राशि में हुआ है, तो ये कैसे हुआ इसको जानना था। जी जरा मैं सुन नहीं पाया हूँ, हाँ आराम से बोलो। सूर्योदय मिथुन राशि में आपने बताया था, तो वो मतलब कैसे मिथुन राशि में हुआ है सूर्योदय, ये जानना था। क्या बोल रहे हैं? ये कैसे जाना कि सूर्य आज मिथुन राशि में सूर्योदय हुआ है। अच्छा हाँ, तो मिथुन राशि में सूर्योदय हुआ, ये इसको जानने का विधि है, हमने आपको बताया। अभी वो पॉइंट अभी आया नहीं, हमने वो जो आप कल नोट करा रहे थे कि सूर्य की संक्रांति, संक्रांति हो जाने के बाद और संक्रांति की गणना है, संक्रांति की गणित है, वो हम आपको सिखानी है। और वो मुश्किल से परसों या हो सकता है परसों तक आ जाए। वो संक्रांति की गणना है और संक्रांति हो जाने के बाद सूर्य प्रतिदिन एक एक अंश करके उसी राशि में बढ़ेगा। तो वो जो है जैसे अब ये 21 तारीख को मिथुन की राशि पूरी हो जाएगी, तब जो है वो 14:44 पे कर्क में सूर्य जा रहा है। तो अब इसको हम गणित करके भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम गणित करके जान सकते हैं कि ये कर्क राशि में ही जा रहा है या कहीं और जा रहा है, ये कर्क राशि में कैसे जा रहा है, तो उसकी गणित है। और वो गणित जब आपको आ जाएगी तो फिर आप समझ जाएंगे और वो पूरे 30 दिन के लिए सूर्य जो है उस राशि में होगा। तो जो सूर्योदय है, सूर्य उदय की एक स्थिति है कि जिस राशि में सूर्य संक्रांति के दिन प्रवेश हो जाता है, उस दिन से लेकर जब तक उस राशि के 30 अंश पूरे नहीं करेगा, बोलिए आप सब लोग बोलिए, सूर्य जब संक्रांति करता है तो उस पूरे महीने में वो प्रतिदिन उसी राशि में उदय होता है। अगर मिथुन संक्रांति हो गया, 21 तारीख को कर्क संक्रांति हो रही है, तो अब 21 तारीख से और 20 जुलाई तक जो पूरे 30 दिन या 31 दिन वो सूर्य रोज बरोज कर्क में ही उदय होगा। ठीक है, तो अगर आपने संक्रांति को जान लिया तो फिर आपने वो भी जान लिया कि ये सूर्य तो रोज कर्क में आ रहा है। और कर्क राशि में जाने के बाद भी आपको वहां एक बात और दिखाई देगी कि अगर पहले दिन कर्क में हुआ तो दूसरे दिन कर्क के 2 अंश पे होगा,
और परसों के दिन कर्क के 3 अंश में होगा। एक अंश में जाने का कम से कम 4 मिनट लगता है। अब आप अपना पंचांग खोलो, वही खोलो, 59 पेज खोलो, खोलिए जी, आप भी खोलिए मनन जी। अब आप पंचांग खोलिए। अब आप देखिए कि यहां ऊपर लिखा है, सबसे पहले लिखा है मिथुन लग्नों में। देखिए लग्नारंभ काल को देखिए, क्या लिखा है। अब 19 तारीख में लिखा है 27:34, अर्थात 5:28 पे सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय से पहले का समय है ये। यहां सूर्य मिथुन में चला गया और ये जाता रहेगा जब तक संक्रांति होती रहेगी। तो 27-34 पर मिथुन में। अब यहां पर आप एक चीज नोट करेंगे कि आज के दिन यानी 19 में क्या लिखा है समय, 27-34, और कल क्या लिखा है, हाँ, तो एक अंश सूर्य और आगे बढ़ गया। ये 4 मिनट का समय वो वाला समय है। इसी तरह से लग्न आगे बढ़ता रहता है, तो लग्न तो आगे बढ़ता चला जा रहा है ना, इसलिए ये गणित पीछे पीछे दिखा रहा है। 34 की जगह 30, 30 की जगह 26, इसी तरह से ये लग्न का टाइम पीछे पीछे होता रहेगा। तो ये जो है आपको अब सवाल ये आया, कैसे जानोगे कि मिथुन में है या कर्क में है। अब इसका उत्तर आया। उत्तर ये आया कि संक्रांति जिसकी गणित है, और हम गणित से जानते हैं कि सूर्य किस दिन किस राशि में संक्रमण किया है, उस संक्रांति के बाद से उसके अगले 1 महीने तक सूर्य उसी राशि में रहेगा और प्रतिदिन एक एक अंश के हिसाब से गति करता हुआ आगे बढ़ेगा। और उसी के हिसाब से ये लग्नों का टाइम आएगा। लग्न लगता है ये, पर लग्न पर हम अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लग्न के सेपरेट विषय है। बस इतना आपको ठीक है। आप ये देखिए कि सूर्योदय के समय लग्न कौन सा है। हर एक दिन अगर आप सूर्योदय के समय पर का लग्न निकालेंगे, इसको भी बोल लो एक बार सब लोग, बोलो सूर्योदय के समय पर सूर्य और लग्न की स्थिति एक होती है। सूर्योदय के समय पर, अब वो जिस राशि में सूर्य गया हुआ है उसी राशि में सूर्य एक एक अंश के हिसाब से गति बताता रहेगा। ठीक है, तो आगे जो है जब हम आपको ये सूर्य की संक्रांति गणना सिखा देंगे तब आपको ये पता होता रहेगा कि भाई सूर्य की संक्रांति। अभी तो हमने बोला कि 21 तारीख को 14:44 पे सूर्य की संक्रांति हो रही है। ठीक है, आपने मान लिया पंचांग, लेकिन नहीं, हमको जानना भी है। तो हम जानेंगे कि सूर्य हाँ कर्क में चला गया है, और एक बार सूर्य संक्रमण करता है किसी राशि में तो उससे वो आने वाले 30 दिनों तक उस ही राशि, क्यों 30 दिनों तक, क्यों ये 30 दिन के बजाय 31 दिन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सूर्य की ट्रैवलिंग की बात है। सूर्य एक दिन में कितना अंश, कभी कभी पूरा अंश ले रहा है, कभी कभी एक अंश में थोड़ा कम रह गया, कभी कभी एक अंश से ज्यादा ले लिया, तो वो एक अलग फैक्टर है। परंतु अंश तो 30 ही होंगे ना, उन 30 अंशों में टाइम कितना लग रहा है ये अलग फैक्टर है। तो सूर्य उसको 30 दिन, अब हम सामान्य भाषा में ये बोलते हैं, सामान्य पकड़ की भाषा ये है कि 30 दिन तक सूर्य उसी राशि में रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा चलिए, ठीक है, बहुत हो गया, आगे ले लीजिए विषय। हमने तो आपको शाम को छूट देती है, बिल्कुल, और हमारी छूट ये है आप पूछे, हमें बस सिर्फ इतना मकसद है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। बेशक हमारा जितना सिलेबस लाया हुआ है हम आपके लिए बहुत लाए हैं, इतना सिलेबस है कि आप अपने से पढ़ना चाहोगे तो 2 साल में नहीं पढ़ पाओगे, इतना सिलेबस लाए हैं आपके लिए। लेकिन हमारी अब इच्छा में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन ये हुआ है कि हम सिलेबस की खाना पूर्ति करके पूरा करके चले जाएं, उससे मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे फ़ायदा नज़र उसमें आ रहा है कि जितना हम पढ़ाएं वो आप पढ़ भी पाएं, इसमें फ़ायदा है। बेशक कोई बात नहीं, 7 दिन में पूरा नहीं होगा, नहीं होगा,
देखेंगे आगे ईश्वर को होगा, आप लोगों की इच्छा की मांग होगी और विषय आगे अच्छा चलेगा तो ऐसा थोड़ी है, भगवान शुक्र रखेगा, आगे भी कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और तरह तरह के ग्रुपों में हैं, ये हमारे एक पंचांग क्रांति ग्रुप है, उसके ये हैं सदस्य हैं और बड़ा अच्छा वो ग्रुप चल रहा है और उसमें सब बड़े 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 पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छा वर्ग है वो। कम से कम कितने ग्रुप में आपके कितने लोग हैं? ग्रुप में कितने लोग हैं आपके? 150 है, 150 आदमी हैं और वहाँ प्रति रविवार को मेरा ज्योतिष प्रशिक्षण पाठ चलता है। अब यहाँ से जाऊँगा फिर वो हो जाएगा और उन लोग बहुत, चूँकि सब इंटेलिजेंट लोग हैं, अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं, बड़ा काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि मेरा भी अब मूल मकसद ये बन गया है कि हम जितना पढ़ें उतना आप पढ़ पाएँ। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आइए आगे। तो आपको विभू जो है वो एक विशेष चीज़ समझा रहे हैं, चांद्रमास और सौर, ये विभू ही बोलेंगे। और ये आपको इसको जरा बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि इसमें संपात का जो आपने समय देखा है उससे जुड़ी हुई एक खास बात है जिसको आपको पकड़ना है। जब हमने चांद्रमास को देखा था तो चांद्रमास को हमने परिभाषित करा था कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक या अमावस्या से अमावस्या तक का समय। तो चांद्रमास को परिभाषित करने का, चांद्रमास का मतलब हुआ कि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है वही समय हुआ। तो हम ये कैसे जाने कि चंद्रमा ने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है? तो हमें कोई आधार बिंदु चाहिए। तो वो दो तरह के आधार बिंदु प्रचलित हैं, एक है नक्षत्र और एक है सूर्य के साथ उसकी संयोजन की स्थिति। तो सूर्य के साथ जो स्थिति है वो तो है पूर्णिमा या अमावस्या, जिसको हम पहचान सकते हैं। तो जब अमावस्या से अमावस्या तक हुआ तब हम कहते हैं कि एक चंद्र का महीना पूरा हो गया। लेकिन यही चीज अगर हम नक्षत्र में देखें कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में दिखाई दे रहा है और दोबारा कब उसी नक्षत्र में दिखाई देता है, यह अवधि नक्षत्र मास के नाम से जानी जाती है। और यह पूर्णिमांत या अमावस्यांत जो मास का जो समय है उससे अंतर होता है। वो अंतर क्यों होता है, उस अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि जब ये चीज यहां समझ में आ जाएगी तो यही चीज सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में जो अंतर है वहां समझ में आएगी। तो देखिए, ये पहली स्थिति दिखाई गई है। किसी स्थिति में ये पूर्णिमा के समय है। पूर्णिमा के समय ये जो चंद्रमा है हमें कहाँ दिख रहा है? उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में दिख रहा है। अब जब चंद्रमा अपना परिक्रमा करेगा तो परिक्रमा करते हुए जब वो अपना एक चक्कर लगा लेगा, यानी कि उत्तरा फाल्गुन से चलेगा और वापस पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए फिर से उत्तरा फाल्गुन पर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा का एक चक्कर पूरा हो गया, यानी कि एक चंद्रमास पूरा हुआ। पारिभाषिक रूप से ये बिल्कुल सही है, लेकिन सच्चाई में होता क्या है कि जब तक चंद्रमा अपना एक चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर आगे चल रही है, तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर जो है इतना खिसक गई। इतना खिसक जाने से क्या हुआ कि चंद्रमा पूर्णिमा की संयोजन स्थिति से पहले ही उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र की सीध में आ गया। मतलब अभी पूर्णिमा आई नहीं है, लेकिन चंद्रमा उत्तरा फाल्गुन के नक्षत्र की सीध में आ गया। तो ये जो अवधि है, जो चंद्रमा के उत्तरा फाल्गुन से दोबारा उत्तरा फाल्गुन तक आने की जो स्थिति है, इसे चंद्रमा का नक्षत्र मास बोलते हैं। इसकी अवधि होती है 27.3 दिन। तो चंद्रमा को नोट कर लीजिए, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में तो 27 दिन या 27.3 दिन ही लगते हैं, लेकिन पूर्णिमा से पूर्णिमा तक की स्थिति में आने पर, चूंकि पृथ्वी भी गतिमान है, तो अपने एक चक्कर के बाद उसे तकरीबन 2.25 दिन और लगते हैं। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा का जो समय है वो 29.5 दिन का है। सेंटेंस को लिखा दो बेटा, इस वाले सेंटेंस को लिख लो आप लोग। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में तो 27.5 दिन ही लगते हैं, लेकिन पूर्णिमा से पूर्णिमा की स्थिति को प्राप्त होने में अपनी परिक्रमा के बाद चंद्रमा को थोड़ा और आगे चलना पड़ता है, क्योंकि उस एक महीने के दौरान पृथ्वी भी अपने अक्ष पर आगे, अपनी परिक्रमा पथ पर आगे खिसक चुकी है। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा की स्थिति को आने में 2.25 दिन और लगते हैं। तो चांद्रमास जो पूर्णिमांत या अमावस्यांत मास है वह 29.5 दिन का होता है।
जबकि चंद्रमा को अपने परिक्रमा पथ पर अपनी पृथ्वी की परिक्रमा करने में नक्षत्र के हिसाब से 27 दिन ही लगते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो फिर सौर और नक्षत्र दिवस की बात भी समझ में आ जाएगी। मैं चाहता डिक्टेट करके लिखवा देते ना इस सेंटेंस को, डिक्टेट करके लिखवा देते इस सेंटेंस को। आप इस सेंटेंस को चाहे लिख लीजिए कि चंद्रमा को, हाँ ये मैं चाह रहा हूँ। अब लिखिए, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में, पृथ्वी की परिक्रमा करने में नक्षत्र सापेक्ष नक्षत्र सापेक्ष या नक्षत्र के सापेक्ष लगभग 27.3 दिन लगते हैं। हाँ, इसको किंतु इस अवधि में पृथ्वी अपने स्थान से आगे बढ़ चुकी होती है, इसलिए चंद्रमा को सूर्य सापेक्ष पूर्व स्थिति में आने के लिए लगभग 2.25 दिन का समय और लगता है। इसलिए पूर्णिमांत या अमावस्यांत मास, चांद्र मास का जो समय है वो 29.5 दिन का होता है। किंतु से आगे बोलेंगे थोड़ा, जी? किंतु से आगे बोलेंगे। किंतु किंतु उस उतने समय में पृथ्वी अपने पथ पर आगे बढ़ चुकी होती है, इसलिए चंद्रमा को सूर्य सापेक्ष पूर्व स्थिति में आने के लिए लगभग 2.25 दिन का समय और लगता है। जी, इसमें विभू जी एक बात पूछनी थी कि चांद्र दिन में वो चंद्रमा पूरा 360 डिग्री घूम लेता है जी, यहाँ तक 360 हो जाता है, और उसमें कितने डिग्री और अधिक चला जाता है किसमें? जब ये अपने अमावस्या या पूर्णिमा जब आएगी उसमें घूमने में, देखिए मतलब चांद इसमें नक्षत्र में 360 डिग्री घूम चुका होता है। जी, ये अगर पृथ्वी स्थिर होती, अगर स्थिर होती तो चंद्रमा 27.5 दिन में पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता, और जो चांद्र मास है वो भी 360 डिग्री का, वो वृत्त भी 360 डिग्री का ही पूरा हो जाता, और दोनों एक ही वृत्त होते हैं। अभी चूंकि पृथ्वी गतिमान है तो जो चंद्रमा नक्षत्रों के सापेक्ष जो चक्कर लगा रहा है वो भी 360 का ही वृत्त है, वो एक अलग वृत्त है जिसमें चंद्रमा नक्षत्र के सापेक्ष जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो 27.5 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर ले रहा है। लेकिन चूंकि पृथ्वी भी गतिमान है, ये जो वृत्त है जिसमें पूर्णिमा से पूर्णिमा या अमावस्या से अमावस्या तक का चक्कर है, इसीलिए आप ये देखेंगे कि नक्षत्रों को जब हम गणना करेंगे ना तो चंद्रमा और नक्षत्र को सीधे सीधे ले लेते हैं, लेकिन जब तिथियों की या चांद्रमास की गणना करते हैं तो चंद्र माइनस सूर्य, चंद्रमा में से सूर्य का जो अंतर है वो 360 डिग्री बढ़ता है। सीधे सीधे चंद्रमा 360 डिग्री का वृत्त नहीं पूरा करता है, चंद्रमा और सूर्य का अंतर 0 से 360 डिग्री का वृत्त पूरा करता है। तो वो जो चांद्रमास है वो 29.5 दिन का होता है। हाँ, ये मैं थोड़ा सा ये और इसी स्पष्टता की, पृथ्वी को स्थिर नहीं रखना है, पृथ्वी चल रही है, उसी स्थिति में ये चंद्रमा यहाँ से यहाँ तक आ गया, जो कि अभी उत्तरा फाल्गुनी में ये यहाँ पर आ गया,
ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ तक आते हुए ये 360 डिग्री घूम चुका है। जी 360 डिग्री घूम चुका है। हाँ, और अब यहाँ तक आया, यानी पूर्णिमा आने तक के लिए इसको कितने डिग्री और घूमना पड़ रहा है? डिग्री नहीं, मतलब वैसे अगर 2.25 दिन और घूमना पड़ रहा है ना। समय की दृष्टि वाला तो हो गया, समय मैं अगर डिग्री से संबंधित आकलन हो तो वो पूछ रहा हूँ केवल। ओके, तो ऐसा लगा लीजिए कि 27.3 दिन 360 डिग्री, तो एक दिन हो गया आपका 360 बटे 27.3, तो 2.25 दिन हो गए हमारे, इंटू 2.25 दिन। इतने अंश जो है चंद्रमा अपने जो नक्षत्र सापेक्ष पथ है उतने पे इतने अंश और चलेगा, ज्यादा चलेगा। सूर्य सापेक्ष 360 डिग्री, सूर्य सापेक्ष 360 डिग्री, ये दो अलग अलग वृत्त हैं। हमें मतलब ऐसा ना, मेरे पास चित्र एक ही है और द्विआयामी चित्र है, तो इसमें दोनों वृत्त एक साथ तो नहीं दिखा सकता मैं। चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है नक्षत्र के सापेक्ष, तो उसका एक वृत्त 360 डिग्री का ही है और वो समय 27.3 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन जब सूर्य के सापेक्ष हम देखते हैं तो चंद्रमा अमावस्या से अमावस्या तक ये जो 360 डिग्री का चक्कर है, दूसरा वृत्त है, ये वृत्त को 29.5 दिन में पूरा करता है। तो वास्तव में तो ये 360 से ज्यादा हो जाना चाहिए। अगर नक्षत्र सापेक्ष देखेंगे तो 360 से ज्यादा हो जाए। नहीं, नक्षत्र को छोड़ के केवल पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा को भी देखें तो चूंकि पृथ्वी आगे बढ़ रही है, इस दृष्टि से ये घूमते घूमते थोड़ा इसको ज्यादा चक्कर लगाने पर वो सूर्य के सापेक्ष आता है, तो वो डिग्री तो अधिक ही हो जाएगी ना उसकी। किससे अधिक? 360 से अधिक नहीं, 360। इसीलिए तो जब हम चांद्रमास लेते हैं ना, तो हम चंद्रमा का 360 का वृत्त नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, चंद्रमा माइनस सूर्य, इसका 360 लेते हैं। तो पृथ्वी आगे बढ़ रही है, मतलब एक तरह से सूर्य भी आगे बढ़ रहा है, चंद्रमा भी, तो वो जो डिफरेंस है ना, वो 360 का डिफरेंस इसलिए काउंट हो गया क्योंकि हमने चंद्र माइनस सूर्य करा है। माइनस, तो ये माइनस कितना माइनस करते हैं इसमें? 360। चंद्र में से सूर्य का भोगांश घटा के जब हम 12 का भाग देते हैं तो एक तिथि आती है ना, यानी 15 का भाग देते हैं, 12 अंश की एक तिथि आती है ना, चंद्रमा में से सूर्य का माइनस। तो जब चंद्रमा जो है सूर्य से 12 अंश अधिक आगे आ जाएगा तो एक तिथि बन जाएगी, और ऐसे करते करते जब चंद्रमा सूर्य से 360 अंश आगे आ जाएगा तो पुनः उसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। उस दौरान चंद्रमा भी चल रहा होगा, सूर्य भी चल रहा होगा। तो ये जो अंतर है चांद्रमास में 360 दिनों में, चूंकि हम यहाँ अंतर ले रहे हैं इसलिए काउंट फॉर हो जाता है। तो वो लगभग एक अंश आगे बढ़ा है ना, ये लगभग एक महीने में सूर्य लगभग 30 अंश आगे बढ़ेगा। एक दिन है ना जी, एक दिन में एक अंश, लगभग सूर्य एक अंश आगे बढ़ा जी, चंद्रमा 13 अंश आगे बढ़ा, हाँ। एक अंश घटा करके तो 12 तो अंश 12 आगे बढ़ा, तो एक अंश घटाते हैं इसमें, लगभग एक अंश। तो ये यहाँ तक आने में इसको 13 अंश लग जाते हैं। हाँ, वही 2.25 नक्षत्र के बराबर, मतलब 2.25 दिन ये के बराबर। नक्षत्रों की तुलना में जो अंश देखेंगे तो लगभग 13 अंश आगे बढ़ेगा, लगभग 13 अंश का फर्क है। एक घटा के 12 बन जाएगा। जी जी, ठीक है। पर इस अंतर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ये अंतर आपको चांद्रमास में समझ में, चांद्रमास में तो ये अंतर बहुत बड़ा है, 2.25 दिन का अंतर है, इसलिए आपको अब ये अगर कंसेप्ट अगर ये समझ में आ गया है तो यही चीज होती है जब हम सौर दिवस और नक्षत्र दिवस की बात करते हैं। ये देखिए, यहां अंतर बहुत कम है लेकिन विचार वही है, परिकल्पना वही है, कंसेप्ट वही है कि पृथ्वी, हमने कहा कि सावन दिन होता है उदयाद उदयम, तो इसे सूर्योदय को भी छोड़ देते हैं, हम चलते हैं मध्याह्न पर, क्योंकि मध्याह्न को पहचानना और यहाँ पर स्पष्ट करना ज़्यादा उचित है। तो ये इस स्थान को देखिए, ये स्थान के ऊपर ठीक अभी ऊपर अभी सूर्य है। अब हमने कहा कि 24 दिन का 1 घंटा होता है, तो पृथ्वी को 24 दिन का मतलब हुआ कि पृथ्वी घूमी और ये स्थान जो है पूरा चक्कर लगा वापस उसी जगह पर आ गया, यानी सूर्य खमध्य से वापस खमध्य पर आ जाए, तो ये हमारा 24 घंटा पूरा हो गया। एक्चुअली में होता क्या है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसी समय ये थोड़ा सा आगे भी चली जाती है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने में, अगर हम यहाँ पर किसी दूरस्थ एक तारे की कल्पना करें,
सूर्य के अलावा, मतलब नक्षत्र के सापेक्ष अगर हम देखें तो पृथ्वी अगर किसी नक्षत्र आज कहीं पर है तो वो वापस वहीं पर आ जाती है 23 घंटे 56 मिनट में ही। जो पृथ्वी का एक चक्कर है वो तो सिर्फ 23 घंटे 56 मिनट में लग जाता है किसी नक्षत्र के सापेक्ष, लेकिन उतने समय में चूंकि पृथ्वी और आगे चल चुकी है तो उसी स्थान को वापस मध्याह्न में आने में इतना समय और लगता है। ये समय है तकरीबन 3 मिनट 56 सेकंड। 56 सेकंड। हाँ, कैमरे को उस पे पर्दे पे लो जी, इनको कह रहा हूँ वीडियोग्राफर को, कैमरे को मंच उस पे लो, पर्दे पे वो चीज दिखाओ, पर्दे को दिखाओ कैमरे को, पर्दे पे जी। इसको एक बार फिर से ऐसे देख लीजिए कि कोई दूरस्थ नक्षत्र है तो पृथ्वी जो है उस समय इस नक्षत्र की सीध में भी है और सूर्य की सीध में भी है। अच्छा, ये स्क्रीन चूंकि छोटी है इसलिए मैंने नक्षत्र को बहुत नजदीक बनाई, इसलिए ये अंतर दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर नक्षत्र जो है बहुत दूर है। तो बहुत दूर होने से जब हमारी पृथ्वी एक चक्कर उसने पूरा लगा लिया, ये एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो पृथ्वी नक्षत्र में तो उसी नक्षत्र की सीध में आ गई। लेकिन अभी सूर्य मध्याह्न पर नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि इस समय तक पृथ्वी भी आगे थोड़ा चल चुकी है। तो पृथ्वी के इसी स्थान को वापस मध्याह्न तक आने में ये जो इतना समय और लग रहा है, इस समय का मान है हमारा, ये जो समय है ये मान है इसका 3 मिनट 56 सेकंड के लगभग। तो सौर दिवस यानी कि जो 24 घंटे का समय है हमारा मध्याह्न से मध्याह्न का या सूर्योदय से सूर्योदय का, ये जो 24 घंटे का समय है और पृथ्वी को अपने अक्ष में लगने वाला एक समय है जो किसी और सूर्य के अलावा किसी और नक्षत्र के सापेक्ष अगर हम नाप रहे हैं तो इन दोनों समयों में थोड़ा अंतर होता है। तो पृथ्वी को किसी नक्षत्र के सापेक्ष अपने अक्ष में घूमने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं साइडेरियल डे या इसे बोलते हैं नक्षत्र दिवस। और पृथ्वी को सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो है आपका सौर दिवस। जो परिभाषाएं आपको कल बताई थी, सौर दिवस, सावन दिवस, नक्षत्र दिवस, उसको वो वास्तव में कैसे होती हैं और अलग अलग क्यों होती हैं उसको समझना जरूरी है। तो वो हम इसको इस चित्र से समझ सकते हैं। सौर दिवस का मतलब है उदयाद उदयम, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। लेकिन किसी और नक्षत्र के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय ही लगता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, इतना ही समय पृथ्वी अपना चक्कर 23 मिनट 56 सेकंड में ही लगा लेती है। ये संपातिक काल बनाने के लिए सौर समय और नक्षत्र समय को ठीक से आकलन करने के लिए समझने की जरूरत होती है। इसमें ये जो अंतर होता है, अभी जब आपको हम संपात काल बनाना सिखाएंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा हम भी और करेंगे। संपात काल कैसे बनेगा? आपके जो पंचांग में संपातिक काल है ना, जिसको हमने आपको आज सुबह पढ़ाया है, आज सुबह ही तो पढ़ाया हमने संपातिक काल के बारे में। इसको एक मिनट बस है, इसको मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि अगर वसंत संपात हमारे खमध्य पर है तो वसंत संपात को दोबारा खमध्य पर आने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। लेकिन सूर्य अगर हमारे खमध्य पर है और सूर्य को वापस खमध्य पर आने में 24 घंटे लगते हैं। ये अंतर है दोनों में। किन्हीं को पूछना है तो पूछ जी, बोलें जी। तो सौर दिवस में 24 घंटे लगते हैं कि 24 घंटे को हमने परिभाषित ही ऐसे किया है, उल्टा है ना? हाँ, उल्टा है। जो सौर दिन है, मतलब ये समझ लीजिए कि सौर दिन में 24 सौर घंटे होते हैं। तो सौर दिन से घंटे परिभाषित हैं। तो सौर दिन से अगर हम ले रहे हैं तो एक हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक नक्षत्र दिवस में 23 घंटे सौर घंटे होते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम इसको। ठीक। इसी को उल्टा भी करते हैं कुछ लोग कि एक नक्षत्र दिवस को अगर 24 घंटे मान ले तो हम ये कहते हैं कि एक सौर दिवस में
24 घंटे 3 मिनट 56 सेकंड नक्षत्र घंटे होते हैं, ऐसे भी परिभाषित करते हैं उसको। और नक्षत्र क्योंकि बहुत दूर है इसलिए वो अंतर हमें परसीव नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए उसे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तो वैसा वो उसमें भी थोड़ा तो अंतर आ नहीं, जाएगा। नहीं, और ignore- कौन सा नक्षत्र ले रहे हैं उस पर भी निर्भर होगा। उस पर भी निर्भर करता है। वैसे जब हम इसको निकालते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल तो बहुत दूर के 3 पल्सर क्वासर स्टार्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। ये आधुनिक विज्ञान में आता है, लेकिन प्राचीन समय में इसको नक्षत्रोदय के आधार पर लिया हुआ है। सूर्य सिद्धांत में भी नक्षत्रोदय के भगण अलग से दिए हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में ये जो 3 मिनट 56 सेकंड का अंतर हम एग्जैक्टली निकाल पाए हैं, उसका कारण यह है कि हमने कोई बहुत दूर के 3 पल्सर क्वासर स्टार्स को ले रखा है और उनसे अपनी स्थिति को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जी बोले बोलिए, उनको दे दीजिए। 23 घंटे 56 मिनट को जो 4 सेकंड का है, इसको समान भी कर देते हैं इसको नक्षत्र दिवस को समझने के लिए। नहीं, नक्षत्र दिवस हमेशा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का ही है, उतना ही रहेगा वो। उतना ही रहेगा, इतना ही रहता है। क्योंकि इसीलिए वो नक्षत्र के सापेक्ष है, इसलिए पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष जो भी गति हो रही है उससे नक्षत्र दिवस में कोई अंतर नहीं पड़ता। नक्षत्र दिवस से हमारे ऋतुएं भी निर्धारित नहीं होती, क्योंकि ऋतुओं का कारण तो सूर्य और पृथ्वी का संबंध है। इसीलिए जैसे ये नक्षत्र दिवस है, ऐसे ही एक नक्षत्र वर्ष भी होता है। वो भी वैसे ही है कि सूर्य को उत्तरायण से चलकर उत्तरायण में आने में जितना समय लगता है वो तो एक सौर वर्ष है, लेकिन सूर्य में उत्तरायण को छोड़ के आप कोई दूसरा, सूर्य को छोड़कर कोई दूसरा नक्षत्र ले लीजिए, धनिष्ठा ले लीजिए, श्रविष्ठा, जो आपको दिख रहा हो, वो आज जहां दिख रहा है ठीक 1 साल बाद आपको वहां जब दिखेगा तो एक नक्षत्र वर्ष पूरा होगा। इस नक्षत्र वर्ष में और सौर वर्ष में 21-22 मिनट का, 23-24 मिनट का अंतर है पूरे वर्ष भर में, या मोटा मोटा ये अंतर आता है उसमें, है ना। तो नक्षत्र वर्ष ऋतुओं का कारक नहीं होता, नक्षत्र दिवस से ऋतुएं प्रभावित नहीं होती, लेकिन नक्षत्र दिवस से हमें आगे की जो गणनाएं हैं, जैसे लग्न निकालना वगैरह जो गणनाएं हो, तो उसमें बहुत मदद मिलती है। तो आधुनिक गणित में सिड्रल टाइम का बहुत इस्तेमाल होता है कि पृथ्वी को अपने अक्ष में नक्षत्र के सापेक्ष या सूर्य निरपेक्ष घूमने में कितना समय लगा। सब चीजें आपको जब मैं संपात काल गणित करना बताऊंगा तो वहां पर आपको और अधिक अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये पता नहीं कौन बोझिल चीज आ गई, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें आपको आपसे कराई जाएंगी, और सांपातिक काल गणना हमारा एक विषय है, वो आप करेंगे। आप लोग बिल्कुल उसको ध्यान दीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं कोई और? हाँ जी, बोलिए। ये जो सौर दिवस लिखा है, सौर दिवस है अथवा सावन दिवस है? क्योंकि पहले ये बताया था कि सूर्योदय सावन दिवस होता है जी, जो पहले बताया है वो फिर से सुन लीजिए। सावन दिवस है सूर्योदय से सूर्योदय तक का, वो सावन दिवस ही है। ये सावन दिवस है। अब वो कभी कभी बोलने में कोई शब्द बोलते बोलते ऐसा छूट जाए। और जो सौर दिवस है वो है सूर्य के द्वारा क्रांति वृत्त के एक अंश के भोग का समय। ध्यान रखिएगा आप इसको। ये कल हमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था, पर कोई बात नहीं है। आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार भी एक ही बात को भी पूछेंगे तब भी चलेगा, मुझे कोई वो नहीं है। पर ये ध्यान रखिए आप कि सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो काल है ये सौर दिवस, ये सावन दिवस है। और जो सूर्य का एक अंश भोगात्मक समय, क्रांति वृत्त पे सूर्य यहाँ था, यहाँ से एक अंश चला, इस एक अंश के चलने की जो अवधि है ये सौर दिवस है। और पूरे 360 अंश चलने की जो अवधि है ये सौर वर्ष है। तो सौर वर्ष का जो 360वां हिस्सा है ये सौर दिवस है। ठीक है, ये बात है समझने इसमें की। प्रश्न इसलिए था क्योंकि ये कहा जा रहा था ना कि इसको वापस सूर्य के सीध में आने में मैं लगता समझ है। गया वो जो इस दृष्टि से वो प्रश्न उठा इसी हुआ है। दृष्टि से प्रश्न आया होगा, मैं समझ गया हूँ प्रश्न को। लेकिन वो सावन दिवस ही है, घंटों में सौर घंटों में है वो सावन दिवस ही कि उदयात उदयम। ये जो आपने बताया ये वैसे सावन ही है। हाँ, ये सावन दिवस और जो सिड्रल दिवस है उसके बीच के जो अंतर है उसको समझाने की कोशिश करी है कि पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन पृथ्वी को सूर्य निरपेक्ष अपने अक्ष में एक्चुअली में घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ही लग जाते हैं।
ऐसा ये समझा। ये सोलर डे मतलब सावन दिन है ये। जी, ये नक्षत्र दिवस का और उसका अंतर है। ठीक है। नक्षत्र दिवस होती है नक्षत्र के उदय होने से अगले फिर नक्षत्र के उदय होने तक, ये नक्षत्र दिवस का हुआ। सावन दिवस का उदय से सूर्योदय से सूर्योदय। सौर दिवस का सूर्य के अंश डिग्री, वो डिग्री पर आधारित है, एक अंश की पूरी ट्रैवलिंग टाइम ड्यूरेशन जो है वो दिवस है सौर दिवस। और चांद्र दिवस है चंद्रमा और सूर्य के बीच में एक तिथि 12 अंशात्मिका, 12 अंशों की जो दूरी है, उस दूरी को चंद्रमा ट्रेवल करने में जितना टाइम लेता है उसको तिथि बोलते हैं। तो इसके साथ ही आज का आपका ये सत्र संपूर्ण होता है और कल फिर यहाँ से आगे की पढ़ाई होगी। और कल जो है आपको, अगर देखिए हम चाहते हैं कि हम कल आपको क्रांति का विषय भी ले आएंगे और ये किसी भी पंचांगी, ये भी सब कल लाएंगे। पंचांग की प्रामाणिकता, ये पंचांग में दिया हुआ भी है। ये सारे चित्र, एक बात आप ये भी देख लें, सारे चित्र हमने आपके लिए पीछे लगाए हुए हैं। आप लोगों के पास जब समय हो आइए और इनको देखिए। जब देखेंगे तो आप चित्र से कुछ बोलेंगे, चित्र आपसे कुछ बोलेगा, आप दोनों की बात होगी तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा। आपको चित्र को देखना, चित्र आपको देख रहा होगा, चित्र आपसे बात कर रहा होगा, आप चित्र से बात कर रहे होंगे, कुछ संवाद बनेगा और कुछ बात आपकी समझ आएगी। ठीक है जी जी। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ केवल जी, कि ये जो आपने अंतर बताया, इसी कारण से हर सूर्योदय के समय नक्षत्र बदलते जाते हैं। जी बिल्कुल, हर दिन हमको नक्षत्र अलग इसीलिए निकालने पड़ते इसीलिए हैं। जो नक्षत्र आज आपको जहां दिख रहा है, अगले दिन वो 3 मिनट 56 सेकंड या मोटा मोटा 4 मिनट बाद वहां पहले ही वहां पर दिख जाएगा, पहले दिखेगा। और सूर्योदय के समय दूसरा नक्षत्र होगा, दूसरा इसलिए नक्षत्र। हमें नक्षत्र बदलना पड़ता है। इसीलिए संकल्प पाठ नक्षत्र में। सूर्योदय के बदलते रहते हैं। ठीक है। ओके। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।